Hello students, in this video we will start off with solid state. Solid state is a new chapter, it's the first chapter in chemistry. So if you go through NCERT textbook 12th standard, solid state is basically your first chapter in the chemistry, okay. Now it's a relatively small chapter, it's a simple chapter, okay. उतना डिफिकल्ट नहीं है, हाँ बस आपको थोड़ी सी इमेजिनेशन चाहिए होगी, ओके. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सॉलिड स्टेट. सी नाम से ही पता चलता है इट इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू सॉलिड्स, ओके. हम लोगों ने गैसियस स्टेट 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है. हम लोग लिक्विड स्टेट के बारे में हम लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा है, फ्लूइड मैकेनिक्स जब हम लोग पढ़ रहे थे. एट द सेम टाइम अभी 12th स्टैंडर्ड में भी हम लोग पढ़ेंगे व्हेन वी स्टडी सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो वहाँ पे भी आप लोग लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ोगे. बट एज सच सॉलिड स्टेट के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, उनका शेप, वो कैसे बनता है, उन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ नहीं है अब तक. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टार्ट ऑफ विथ सॉलिड स्टेट नाउ. So when we talk of solids, solids are basically classified into two types. One are crystalline solids and second one are amorphous solids. Okay. Now crystalline and amorphous solids में क्या difference होता है? Now when we talk of crystalline solids में जो atoms या molecules होता है वो बहुत ही properly arranged होता है. Okay. बहुत ही प्रॉपरली अरेंज होता है. गिव यू टू एग्जाम्पल्स. मान लो जब आप व्हेन यू आर गोइंग आउट फॉर अ वेकेशन, ओके, तो जाते वक्त या आप मान लो किसी शादी में जा रहे हो 2 दिन 3 दिन के लिए, तो आप क्या करते हो, आपके जो कपड़े जो पैक करते हो आप आपके कपड़े बहुत ही अच्छे से उनको अरेंज करते हो ना. देयर इज अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ ऑल द क्लोथ्स. एंड वही आप सोचो व्हेन यू आर रिटर्निंग बैक फ्रॉम द वेकेशन, ओके, स्पेशली बॉयज, व्हाट वुड यू डू? आप बस कैसे भी बैग में डंप करते हो, राइट, आते वक्त. अच्छा, सिमिलरली स्कूल बैग, कोई स्कूल बैग बहुत ही अच्छे से भरता है, मतलब अलग अलग कंपार्टमेंट्स में अलग अलग टाइप के बुक्स रखता है. एंड कुछ कुछ बच्चों की आदत होती है कि स्कूल बैग में बस बुक्स डाल दो, मतलब वो टाइम टेबल देखते ही नहीं है, सारी बुक्स वो स्कूल बैग में वो कैरी करते रहते हैं. ओके, सो basically what we have understood is there are two types of arrangements. One is an arrangement जहाँ पे चीज़ें बहुत ही अच्छे से placed होती है, and second type of an arrangement is a random arrangement, haphazard arrangement, कि जहाँ पे बस आप चीज़ें dump कर रहे हो. Okay. Now when we talk of crystalline solids के अंदर atoms and molecules are properly arranged. Atoms or molecules are properly arranged. जैसे आपको पता है जब आप वॉल कंस्ट्रक्ट करते हो, आपने कंस्ट्रक्शन देखा होगा कभी, व्हेन द वॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड, जब दीवार बनती रहती है तो जो ईंटें होती है, जो ब्रिक्स होता है, आप बहुत ही अच्छे से उनको प्लेस करते हो ना. तो बेसिकली दैट इज अगेन अ टाइप ऑफ योर क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट. सो व्हेन वी टॉक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर प्रॉपरली अरेंज्ड, बहुत ही अच्छे से अरेंज्ड होते हैं. When we talk of amorphous solids में कोई proper arrangement नहीं होती. There is haphazard arrangement. That is random. सारी चीज़ें randomly arranged होती है. कोई atom कहीं पे arranged है, कोई molecule कहीं पे arranged है. So as such कोई ऐसा pattern नहीं होता, okay, arrange करने का. ठीक है. So there is no regular pattern of arrangement of atoms, pattern of arrangement of atoms और molecules. ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है. अमॉर्फस में देयर इज नो रेगुलर पैटर्न, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में देयर इज ऑब्वियसली अ रेगुलर पैटर्न, बहुत ही प्रॉपर पैटर्न होता है. ओके, कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एक ही तरह से अरेंज होते हैं उसके अंदर. अच्छा, सो इफ आई हैव टू शो यू अ डायग्राम, रफ डायग्राम, मान लो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ऐसा होगा कि लेट्स से ये एक ऐसा यू हैव अ ब्रिक, तो आप प्रॉपर ये ब्रिक को अरेंज करो. आप देख रहे हो एक पैटर्न है, आप गेस कर सकते हो. व्हेन यू हैव अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इफ आई आस्क यू लुकिंग एट दिस पैटर्न, नेक्स्ट ब्रिक का अरेंजमेंट कैसे होगा, तो आप खुद ही बोलोगे कि सर नेक्स्ट ब्रिक्स जो है वो इस तरह से अरेंज होंगी, इसी के ऊपर होंगी.
सो पैटर्न देख के आप गेस कर सकते हो कि आगे वो पैटर्न किस तरह से कंटिन्यू होगा. दिस इज बेसिकली योर क्रिस्टलाइन. बट वही अगर जो हम लोग अमॉर्फस की बात करें तो अमॉर्फस के केस में ऐसा कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता. एक ब्रिक ऐसी है, एक ब्रिक ऐसी है, एक ब्रिक ऐसी है, सी है. इमेजिन करो आपने कोई चीज़ डम की है. ओके अच्छा, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. बहुत ही क्रूड सा एग्जाम्पल है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कचरा कलेक्ट करने के लिए जब वैन आती है, ओके, तो उस वैन के अंदर आप जब आपका कचरा खाली करते हो तो ऐसा तो है नहीं ना भाई आप वैन में चढ़ गए और अच्छे से आपने कचरे को अरेंज किया इस तरह से. आप क्या करते हो, बस खाली कर देते हो, राइट, उस वैन के अंदर डंप कर देते हो. सो बेसिकली दैट इज अ रैंडम अरेंजमेंट, हफाजर्ड अरेंजमेंट, नॉन रेगुलर अरेंजमेंट. इसको हम लोग कहते हैं नॉन रेगुलर अरेंजमेंट. एंड ये अमॉर्फस सॉलिड्स के केस में दिखाई देता है. इनफैक्ट जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स आर कॉल्ड एज सूडो सॉलिड्स, या आप इनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कह सकते हो. Super cooled liquids, they are not actually solids, they can be considered as super cooled liquids. So say for example glass. Okay, so glass is an amorphous solid. See इस चैप्टर में आपको NCERT जब आप पढ़ रहे हो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. या आप आपकी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, जो भी टेक्स्ट बुक आप पढ़ रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टेक्स्ट बुक के अंदर जो जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है. क्योंकि कई बार एंट्रेंस एग्जाम्स में एग्जाम्पल्स के बेसिस पे ही सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है. सो व्हेन वी टॉक ऑफ ग्लास, ओके, सो ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ अमॉर्फस सॉलिड और अ सूडो सॉलिड. सूडो मतलब होता है फॉल्स, राइट. तो एक्चुअली ये जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, इन अमॉर्फस सॉलिड्स को दे आर नॉट एक्चुअली सॉलिड्स, दे आर बेसिकली सुपर कूल्ड लिक्विड्स. ओके, सो इस चैप्टर के अंदर वी विल ओनली बी टॉकिंग अबाउट नाउ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. बस अब थोड़ी देर के लिए फॉर नेक्स्ट सम टाइम वी विल जस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन द टू. ओके, बट इन दोनों के बारे में मतलब बेसिकली व्हाट विल बी फोकसिंग ऑन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फॉर रेस्ट ऑफ द चैप्टर. सो आई होप आपको अब तक ये समझ में आ चुका है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है, अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं. ओके फाइन. नाउ इवन इफ यू लुक एट द ग्लास, आप अगर जो ग्लास देखोगे ना, ग्लास विंडोज जो होती है, ओके, इनिशियली ग्लास विंडो की जो थिकनेस होती है वो हर जगह पे सेम होती है. ये मान लो आपकी ग्लास विंडो है, तो ये जो थिकनेस है दैट इज सेम एवरीवेयर, ऊपर एंड नीचे. बट वी नो दैट ग्लास इज नॉट अ प्रॉपर सॉलिड, इट्स अ सुपर कूल्ड लिक्विड. तो लिक्विड्स की टेंडेंसी होती है फ्लो होने की. ओके, सो बिकॉज लिक्विड्स की टेंडेंसी होती है फ्लो होने की, क्या होता है कि ऊपर वाले पार्ट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कुछ मॉलिक्यूल्स फ्लो होके नीचे आ जाता है ना. जैसे ही वो नीचे आता है, ऊपर की जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी और नीचे की जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगी. तो ये ऐसे कुछ होगा, ये इस तरह से कुछ होगा. आपको समझ में आ रहा है? ऊपर जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी एंड नीचे जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगी. द थिकनेस वुड इंक्रीज. Fine. Okay. Now, so now at least we know what are crystalline solids, what are amorphous solids. Amorphous solids are also called as supercooled liquids or pseudo solids. Okay. Crystalline solids के अंदर there is a regular arrangement of atoms and molecules. Amorphous solids के अंदर there is no regular arrangement of atoms and molecules. यहाँ पे regular arrangement नहीं होती. Crystalline solids have a sharp melting point. Amorphous solids do not have a sharp melting point, they melt over a range. What do you mean by that? अब जैसे आइस है, आइस विल मेल्ट एग्जैक्टली एट 0 डिग्री सेल्सियस. अगर जो आप आपका प्रेशर 1 एटमॉस्फियर रखते हो तो आइस जो है वो हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा. बट वही अमॉर्फस सॉलिड जैसे ग्लास है, तो ग्लास का कोई एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं है. व्हेन वी टॉक ऑफ अ ग्लास, ग्लास के केस में क्या होता है कि देयर इज अ रेंज. मान लो कि ग्लास जो है वो 500 डिग्री सेल्सियस टू 550 डिग्री सेल्सियस, इस रेंज में मेल्ट होगा. सो इन केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर.
of temperature. Similarly, when we talk of crystalline solids, they have a specific delta H of fusion. Enthalpy of fusion is defined, fixed. It has a particular value. Okay. But delta H of fusion, यहाँ पे it's again a range. There is no specific value. ठीक है. अच्छा, उसके बाद ना if you look at the wall, okay, आप जब वॉल को देखते हो तो वॉल में जो अरेंजमेंट्स, एक मिनट, लेट मी डू दिस, मतलब मुझे एक प्रॉपर्टी आपको समझानी है, दैट इज एनिसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी. ओके, सो लेट मी डू दैट. Let me first start off with something called as anisotropy. Now let's say I arrange my atoms this way. ये, okay. Now you have this. You again have this. Then you have this. You have this. Okay. Now मान लो इस तरह से atoms arranged है. Let's say this is NaCl, so these are Na plus ions, and let's say these are Cl minus ions. Okay. Now when you look at this structure from this direction, so anisotropy का meaning क्या होता है? Anisotropy means the value of a property depends on the direction in which it is measured. It is measured. So जैसे for example, okay, refractive index है. Now refractive index is a property, but जब आप refractive index measure करते हो तो refractive index का जो measurement होता है, it depends upon कि आप कौन से direction में measure कर रहे हो. What I mean by this is, let's say when you look at this structure vertically, जब आप यहाँ से देखते हो तो आप यहाँ से देखते हो तो आपको क्या realize होगा? Na plus and Cl minus are alternately arranged, correct? So Na plus है, Cl minus है, Na plus है, Cl minus है, Na plus है. So when you look at this along y direction, you find this kind of an arrangement. अच्छा, what would happen if you look along x direction? आप along x direction देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? अरे बस सारे सेम ही तो टाइप के एटम्स है. Na plus, Na plus, Na plus, Na plus, Na plus, Na plus. वैसे ही Cl minus, Cl minus, Cl minus, Cl minus. समझ में आ रहा है आपको? So when you look through this direction, you find an arrangement in which Na plus and Cl minus are alternately arranged. आप जैसे ही इस डायरेक्शन में देखते हो तो आपको ऐसा दिखाई देता है कि सारे Na plus एक लाइन में अरेंज्ड है, सारे Cl minus वापस एक लाइन में अरेंज्ड है. तो यहाँ पे कोई alternate अरेंजमेंट नहीं है ना. तो बेसिकली when you look at this structure through two different directions, तो what you realize is कि आपको दो अलग तरह के arrangements दिखाई देता है. So I'll say in this case the arrangement of atoms or ions is different along different directions. So I'll still say there is regular pattern. यहाँ पे regular pattern है क्योंकि आपने पहले Na plus की लेयर बना दी, लाइन बना दी, फिर Cl माइनस की, फिर Na plus की, फिर Cl माइनस की, फिर Na plus की. अब मैं बोलूँ कि इसके बाद कौन सी लाइन आएगी तो आप बोलोगे सर Cl माइनस की ही लाइन होगी. So there is a regular arrangement. There is still a regular arrangement. रेगुलर अरेंजमेंट क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट का मीनिंग ये होता है कि जहाँ पे अरेंजमेंट प्रेडिक्टेबल है, मतलब आप स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर सकते हो, इसको हम लोग कहते हैं रेगुलर अरेंजमेंट. सो ये आपका फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड हुआ.
जस्ट दैट जब आप इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को दो अलग डायरेक्शन से देखते हो तो आपको जो अरेंजमेंट दिखाई देती है वो रेगुलर ही है बट वो डिफरेंट है. सो मान लो कि आप ऐसे देखते हो तो ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक, इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद रेगुलर अरेंजमेंट ही होगी. सो यू वुड हैव रेड. सो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है दैट इज ऑल्टरनेट अरेंजमेंट. आप जब यहाँ से दिखाई देखते हो तो ब्लैक 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 ब्लैक, इसके बाद क्या आएगा, तो आप कहोगे कि इसके बाद भी ब्लैक ही आएगा सर. सो बेसिकली यहाँ पे अरेंजमेंट इज रेगुलर, इट्स जस्ट दैट इट इज डिफरेंट इन दिस डायरेक्शन एंड डिफरेंट इज इन दिस डायरेक्शन. तो व्हेन यू हैव डिफरेंट अरेंजमेंट्स अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस, तो आप जब कोई एक प्रॉपर्टी की वैल्यू मेजर करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया या ऑप्टिकल रोटेशन हो गया. ऑप्टिकल रोटेशन पढ़ा है ना आप लोगों ने, रे ऑफ लाइट, जब तीन पोलराइज लाइट रोटेट होती है उसको हम लोग ऑप्टिकल रोटेशन कहते हैं. सो व्हेन ऑप्टिकल रोटेशन इज मेजर्ड अलोंग दिस डायरेक्शन यू विल हैव अ डिफरेंट वैल्यू. व्हेन ऑप्टिकल रोटेशन इज मेजर्ड अलोंग दिस डायरेक्शन यू विल हैव अ डिफरेंट वैल्यू. So value of property depends upon the direction in which it is measured. So ऐसे केस में इसको कहा जाता है एनिसोट्रॉपी, एंड आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर ये एनिसोट्रॉपी दिखाई देती है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज एनिसोट्रॉपी. ठीक है. अच्छा, ना इफ यू टॉक ऑफ आइसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी वो होता है कि जहां पे आइसो मीन्स सेम. Isotropy is value of a property does not depend upon the direction. So value of property is same. अच्छा, even when measured along different directions, even when measured along different directions. Okay. अब लेट से यही Na+Cl- मॉलिक्यूल्स को मान लो मैं ऐसे अरेंज करता हूं. ओके, इफ आई आस्क यू कि अब यहां पे कौन सा मॉलिक्यूल आएगा, आप गेस कर सकते हो क्या? नहीं ना, क्योंकि सब रैंडमली अरेंज्ड है. अच्छा, ना इफ यू लुक अलोंग एनी डायरेक्शन देयर इज नो पैटर्न एज सच. आप यहाँ से ऐसे देखते हो तो यू गेट ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड. आप यहाँ से ऐसे देखते हो तो ब्लैक 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 फिर रेड है, फिर ऐसे देखते हो तो कुछ और अरेंजमेंट है, ऐसे देखते हो तो कुछ और अरेंजमेंट है. अब क्या होगा पता है, यहाँ पे तो मैंने थोड़े से ही बॉल्स बनाए, थोड़े से ही आयंस बनाए, बट व्हेन यू हैव मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ आयंस एंड जब आप उनको रैंडमली अरेंज करते हो तो रैंडम अरेंजमेंट के वजह से क्या होता है कि यू रियलाइज दिस. आप किसी भी डायरेक्शन से देखोगे ना आपको ऐसा लगेगा अरेंजमेंट सेम ही है. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे कुछ है, मैं ऐसे ही कुछ बना देता हूँ, ऐसा कुछ. ना व्हेन यू लुक एट दिस ना आपको ऐसे लगभग आप कोई भी डायरेक्शन से देखोगे ना लगभग आपको सिमिलर अरेंजमेंट ही दिखाई देगी. तो आप किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू मान लो आप इस डायरेक्शन में मेजर करते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप लाइट को ऐसे भेजते हो, आप लाइट को ऐसे भेजते हो, आप लाइट को ऐसे भेजते हो, आप किसी भी डायरेक्शन में कोई एक प्रॉपर्टी मेजर करोगे ना उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है दैट वैल्यू वुड बी सेम. वैल्यू जो है वो सेम ही आएगी. सो ऐसे प्रॉपर्टीज को कहा जाता है आइसोट्रॉपी. दिस इज कॉल्ड एज आइसोट्रॉपी. सो दिस इज अ रैंडम अरेंजमेंट, राइट. ये रैंडम अरेंजमेंट है तो ये किस टाइप का सॉलिड हो गया, ये हो गया आपका अमॉर्फस सॉलिड. एंड अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर व्हाट यू गेट टू सी इज आइसोट्रॉपी. आइसोट्रॉपी मीन्स द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज सेम व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस. ठीक है. So I hope you have understood what is anisotropy, what is isotropy. Isotropy is associated with amorphous solids and anisotropy is associated with crystalline solids. Okay. There is one final point that you need
two more points, sorry, that you need to understand. One is, in case of crystalline solids, okay, in case of crystalline solids there is long range order. What do you understand by long range order? ये जो रेगुलर अरेंजमेंट है एटम्स का, जो रेगुलर अरेंजमेंट है, ये रेगुलर अरेंजमेंट बहुत लेयर्स के लिए एप्लीकेबल होता है. मतलब जैसे आप देखो ना, यहाँ पे ब्लैक रेड, ब्लैक रेड, ब्लैक रेड, ब्लैक रेड, ब्लैक रेड, जैसे बहुत लाइंस. मतलब इट विल बी दिस अरेंजमेंट विल बी एप्लीकेबल फॉर मैनी एटम्स, मैनी आयंस. तो इसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, कि जहाँ पे एक अरेंजमेंट जो होती है, दैट अरेंजमेंट गोज ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग अमाउंट ऑफ स्पेस. मतलब मान लो आप वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो मान लो ये पूरी की पूरी जो वॉल है, यहाँ पे आपको एक ऐसे इस तरह से रेगुलर अरेंजमेंट दिखाई देती है. मान लो ये ऐसे ब्रिक्स आपने अरेंज किए, ये ऐसे, ये you can see that entire wall, when you during the construction of this entire wall there would be this arrangement of bricks. okay, तो बहुत बड़े रीजन में आपको एक ऐसे रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ ये ब्रिक्स जो है वो दिखाई देती है. सो व्हेन आई से लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मीनिंग ही ये होता है कि इट मीन्स रेगुलर अरेंजमेंट इज ऑब्जर्व over larger region of space, over larger region or space. बहुत लंबे रीजन तक और स्पेस में आपको ये रेगुलर अरेंजमेंट दिखाई देती है. ओके, बट वही आप अमॉर्फस सॉलिड्स देखो, अब यहाँ पे कोई पैटर्न टिकता ही नहीं है. लेट्स से आप अगर जो ये देखो, ये वाले इसमें दो रेड, फिर एक ब्लैक, फिर एक रेड, फिर एक ब्लैक, फिर दो रेड, मतलब ऐसे कोई ऐसी पैटर्न है ही नहीं, इमर्ज ही नहीं होती कि अरे एक पूरे ऐसे रीजन में एक पैटर्न आपको दिखाई दे, ऐसा होता ही नहीं है. देयर इज रैंडम अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ आयंस और एटम्स. तो इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, आई से फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, sorry, for amorphous solids there is short range order, short range order. okay, what it simply means is जो अरेंजमेंट होती है, दिस अरेंजमेंट इज ऑब्जर्व्ड ओनली ओवर अ स्मॉलर रीजन. दैट रेगुलर अरेंजमेंट आपको बड़े रीजन में दिखाई ही नहीं देती, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करती. ठीक है, अच्छा. एंड द नेक्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर इज, सो क्रिस्टलाइन के लिए यू हैव अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर, अमॉर्फस के लिए यू हैव अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर. एंड देयर इज वन मोर पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर इज, फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, व्हेन वी टॉक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दे हैव अ क्लीन क्लीवेज. What it means is, मान लो you have a crystalline solid, आप इसको कट करते हो. When you cut it in between, दो नए surfaces फॉर्म होंगे ना. ये इस सेक्शन पे आप जैसे ही कट करोगे तो ऐसे दो surfaces फॉर्म होंगे. मान लो आपका हाथ मैंने जोड़ दिया और somehow मैं सेंटर से इस हाथ को ऐसे कट करता हूँ, तो कट करता हूँ तो दो ऐसे नए surfaces फॉर्म होंगे. अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब आप कट करते हो ना, तो ये सरफेसेस जो होते हैं वो एग्जैक्टली स्मूथ होते हैं, प्लेन होते हैं. सो व्हाट आई मीन इज, ऑन कटिंग टू प्लेन एंड स्मूथ सरफेसेस आर फॉर्म. ओके, एक बहुत ही सही से कट होता है वो. मतलब आपने वो शायद, वेयर हैव यू ऑब्जर्व्ड, आपने ये देखा ये चीज़. मान लो कोई एक सॉलिड पाइप हो, ओके, मेटल का एक सॉलिड पाइप हो, और उस सॉलिड पाइप को आप सेंटर से कट करते हो या आप कहीं से भी एक कट करते हो, तो जो सरफेसेस जो मिलते हैं, दोज आर एग्जैक्टली स्मूथ, वेरी स्मूथ, क्लीन सरफेसेस होते हैं.
बट वही अगर जो when you have amorphous solids को जब आप कट करते हो तो आपको जो surfaces मिलता है, दो surfaces are not plain, आपको rough surfaces ही मिलता है. So on cutting amorphous solids, on cutting, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि कांच का कोई वो ग्लास है, ओके, आपने उसको क्या किया, भूल से मान लो, या कांच की कोई प्लेट है वो गिर गई आपके हाथ से, तो जहाँ पे भी कट होती है ना वहाँ पे वो रफ सरफेस होता है, एकदम स्मूथ सरफेस नहीं होता, इसलिए वो आपके हाथ को चुभता है ना, रफ सरफेस होता है इसलिए. सो यहाँ पे ऑन कटिंग अमॉर्फस सॉलिड्स, rough surfaces are obtained. Rough surfaces are obtained. ठीक है, rough surfaces are obtained. Fine. Sorry. So I hope you have understood this. Okay. The difference between the crystalline and the amorphous solids. अब there are two things that you need to understand. One are something called as isomorphous. Now when I say iso, it means same, morph means structure. So solids which have similar structure उनको कहा जाता है isomorphous. Okay. Now आप देख के, if I give you let's say two solids NaCl एंड KCl, आप देख के ये नहीं बता सकते कि आइसोमॉर्फस होंगे या नहीं होंगे, इनके लिए आपको स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है. सो आई रिपीट इट, जस्ट बाय लुकिंग एट टू, इफ आई गिव यू द फॉर्मूला ऑफ टू सॉलिड्स, यू कैन नॉट गेस वेदर इट इज आइसोमॉर्फस और इट इज नॉट, मतलब वेदर इट इज आइसोमॉर्फस, ये आप गेस नहीं कर सकते. हाँ, बट यू कैन श्योरली डू दिस. लेट्स से इफ आई गिव यू टू सॉलिड्स NaCl and second one is Na2O. Now these cannot be isomorphous. ये आप बता सकते हो. So basically दो सॉलिड्स को देख के आप ये नहीं बता सकते कि आइसोमॉर्फस होंगे क्या, बट आप ये देख के श्योरली बता सकते हो कि आइसोमॉर्फस नहीं होंगे. द रीजन इज बिकॉज कि यहाँ पे कैटायन टू एनायन रेशियो 1:1 है, बट यहाँ पे कैटायन टू एनायन रेशियो इट इज 2:1. तो अगर जो कैटायन टू एनायन रेशियो या इंडिविजुअल एटम्स का रेशियो सही ना हो तो दे कैन नॉट बी आइसोमॉर्फस. आई रिपीट इट, फॉर सॉलिड्स टू बी आइसोमॉर्फस, they should have atoms in same ratio. अच्छा, अब आप कहोगे कि सर बट यहाँ पे तो एटम सेम रेशियो में Na और Cl 1:1 एंड K और Cl 1:1, रेशियो सेम है, इसका मतलब आइसोमॉर्फस होंगे ऐसा नहीं है. हाँ, रेशियो सेम होने के बावजूद स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, बट अगर जो रेशियो अलग हो तो श्योरली स्ट्रक्चर अलग ही होगा. सो आई रिपीट इट, इफ द रेशियो इज सेम योर स्ट्रक्चर कैन बी डिफरेंट, दे कैन नॉट बी आइसोमॉर्फस. जरूरी नहीं है कि अगर जो रेशियो सेम है तो ये आइसोमॉर्फस होंगे, ये जरूरी नहीं है. ओके, दे कैन हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, बट अगर जो इनका रेशियो अलग है 1:1 एंड यहाँ पे 2:1, व्हेन द रेशियोज आर डिफरेंट obviously they will have different structures. So let me write it. If the ratios are same, atoms can or cannot be isomorphous. You cannot guess, ये आप guess नहीं कर सकते. But if the ratio is different, then atoms or molecules cannot be isomorphous.
सो अगर जो ये रेशियो डिफरेंट है तो श्योरली ये दोनों आइसोमॉर्फस नहीं होंगे, दे कैन नॉट बी आइसोमॉर्फस। ठीक है, सो बाय लुकिंग एट द रेशियो यू कैन से दिस, जैसे फॉर एग्जांपल Na2SO4, अच्छा, एंड CaSO4 या CaCO3, they cannot be isomorphous. The reason is because you have atoms in the ratio of 2:1:4 and यहाँ पे atoms are in the ratio of 1:1:3. Even though यहाँ पे ये आपका anion है, ये आपका cation है, okay, so okay, but still आप इनको individually treat करते हो. Let me give you another example. So these two will not be isomorphous क्योंकि ratio अलग है. Let's say you have Na2SO4 and you have Na2CO3. Okay. Now in this case if you see आपका cation Na है and आपका anion sulfate है, तो ये cation to anion ratio 2:1 है, यहाँ पे भी ये 2:1 है, बट आप बस cation to anion रेशियो नहीं देखोगे, आप इंडिविजुअली anion के अंदर भी जाओगे. You can see that anion में यहाँ पे 1 sulfur atom and you have 4 oxygen atoms, but you have 1 carbon atom and 3 oxygen atoms. So final ratio of atoms, if you see, your ratio of atoms is 2:1:4 and यहाँ पे जो ratio of atoms है that is 2:1:3. So this ratio is different, right? So they again cannot be isomorphous. ये isomorphous नहीं होंगे. Okay. If I give you BaSO4 and CaSO4, so this is 1:1:4, 1:1:4. Ratio is same, but हमने पढ़ा if the ratio is same, atoms or molecules can or cannot be isomorphous. So you cannot say कि isomorphous होंगे, ये जरूरी नहीं है, ये नहीं भी हो सकते isomorphous. But if the ratio is different, molecules cannot be isomorphous. ठीक है, okay. Next property is allotropy. Allotropy वो होता है कि सेम एलिमेंट या कंपाउंड है बट इट हैज मल्टीपल स्ट्रक्चर्स. ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर है, सल्फर के दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होता है. एक होता है रोम्बिक सल्फर, दूसरा होता है मोनोक्लिनिक सल्फर. एंड रोम्बिक सल्फर जो है ये लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है और मोनोक्लिनिक सल्फर ये हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है. तो आपको समझ में आया, एक ही एक कंपाउंड है या एक ही एलिमेंट है बट इट हैज मल्टीपल स्ट्रक्चर्स. इसको हम लोग कहते हैं एलोट्रॉपी. ठीक है, वी विल स्टॉप ओवर हियर नाउ. बाय.